हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मैं विकास मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार RWA पर। तो जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाएंगे और हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, है ना। प्रणाम सर। अनामिका शर्मा जी, सत्येंद्र, दीक्षा, आकाश, सभी को देखिए क्या है, गुड आफ्टरनून सभी को। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय हिंद, जय भीम। ठीक है, सभी को प्रणाम। यस, ठीक है, चलिए। तो देखिए क्या है कि हमने पिछले टर्म पे क्या किया था, राष्ट्रपति जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट किया था। और आज जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है वाइस प्रेसिडेंट, है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और ये उपराष्ट्रपति जो टॉपिक है ये हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, अब देखिए उपराष्ट्रपति, तो सबसे पहली बात तो ये है, ये जो उपराष्ट्रपति है, ये उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस आर्टिकल में है। आवाज तो आ रही होगी। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस आर्टिकल में है। ठीक, तो जरा देखो, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस आर्टिकल में है, बताइए जरा। तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति का जो पद है वो आर्टिकल नंबर 63, कहां पर है, आर्टिकल नंबर 63, आर्टिकल नंबर 63। ठीक है, आर्टिकल नंबर 63, क्लियर। तो आर्टिकल नंबर जो 63 है इसमें है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति। इसका मतलब अगर जो आपसे पूछा जाए कि भारत में जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति है, उसका पोस्ट या पद जो है वो किस आर्टिकल में है, तो आप क्या बताएंगे, आर्टिकल नंबर 63 में उसका पद है। दूसरी बात देखिए क्या है कि भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद किसका होता है। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं कि भारत में भारत में दूसरा भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद, दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद, दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक जो पद है वो किसका होता है, दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का होता है। किसका होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक, दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का होता है। क्लियर। और इसी बात को हम लोग जो है इंग्लिश में लिख देंगे कि सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया। तो यहां पर ऐसे लिख देंगे कि सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफिस इन इंडिया, सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया, इन इंडिया, ये किसका होता है, तो आप कहेंगे वाइस प्रेसिडेंट, आप कहेंगे वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर। चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का होता है। ठीक, सर मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, चुनाव कैसे लड़ूं। तो पहले तो ये बताओ कि आपकी एज क्या 35 साल हो गई है, तो राष्ट्रपति चुनाव कैसे लड़ोगे। हरमीत सिंह, तो पहले तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए, है ना। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। ठीक है, चलो, तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, थोड़ा सा ऊपर इसको करते हैं अब।
और ये रहा। ठीक है, तो इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब ये है कि देश में जो दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो उपराष्ट्रपति का है, और इसका मतलब ये है कि पहला सर्वोच्च संवैधानिक पद किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। पहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस देश में सबसे सर्वोच्च किसका होता है, वो राष्ट्रपति का होता है। ठीक, और यहां पर अब हम एक आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल नंबर 64, आर्टिकल नंबर 64। तो यहां पर हम लोग एक आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल नंबर 64, और आर्टिकल नंबर 64 जो है, आर्टिकल नंबर जो 64 है, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, राज्यसभा का, ठीक, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। ठीक, इसी को इंग्लिश में एक बार लिख देते हैं कि वीपी एक्ट्स एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो वीपी एक्ट्स, वीपी का मतलब वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज, ठीक, एक्ट्स एज अ एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो, ठीक, चेयरपर्सन, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। अब जल्दी से आप ये बताओ मेरे को, क्योंकि हमने कल आपको बताया था, क्या बताया था, कि ये वाला वर्ड जहां पर पदेन लिखा हो या एक्स ऑफिशियो लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। मैंने कहा था कि अगर जो आप एक पद पर हो और उस पद पर रहने की वजह से दूसरा पद अपने आप मिल जाए, अगर जो आप एक पद पर हो और इस वजह से दूसरा पद अपने आप मिल जाता है, तो फिर क्या होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं एक्स ऑफिशियो, पदेन। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि नीति आयोग का हेड प्रधानमंत्री होता है, तो क्योंकि आप प्रधानमंत्री हो इस वजह से अपने आप बन जाओगे नीति आयोग के हेड, इस वजह से यूज किया जाता है कि प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। क्योंकि आप उपराष्ट्रपति हो इस वजह से अपने आप बन जाओगे राज्यसभा के हेड, तो हम कहेंगे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यदि आप किसी एक पद पर हो और उस पद पर रहने की वजह से दूसरा अपने आप मिल गया, तब ये वर्ड यूज करते हैं पदेन सभापति। ठीक है, ठीक है, गुरुजी शायरी सुनाइए, शायरी सुनाएंगे, टेंशन मत लो, है ना, पहले पढ़ तो लो थोड़ा सा। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और पदेन सभापति होता है तो इसका देखो मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, जो आर्टिकल नंबर आपका 64 लिखा है ना, तो हमको पता है कि पुरानी वाली ये रही आपकी संसद। ठीक, ये क्या है, ये आपकी पुरानी वाली संसद है, या आप कह लें ये पार्लियामेंट है। ठीक, और ये आपकी पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, एक हाउस को आप बोलते हो लोकसभा, एक को क्या बोलते हो, लोकसभा, और दूसरी वाली को आप क्या बोलते हो, दूसरी वाली को बोलते हो आप राज्यसभा। हमको पता है कि लोकसभा की जो बैठकें हैं, लोकसभा की बैठकें चलाने के लिए यहां पर कौन होता है, तो लोकसभा की बैठकें चलाने के लिए यहां पर कौन होता है, स्पीकर होता है ना, लोकसभा का, जिसको आप अध्यक्ष बोलते हो, सिंपल सी बात है। ऐसे ही राज्यसभा की बैठकें चलाने के लिए यहां पर कौन होता है, तो राज्यसभा की बैठकें चलाने के लिए यहां पर होता है चेयरपर्सन, चेयरपर्सन, या जिसको हम बोलते हैं सभापति, क्या बोलते हैं, सभापति बोलते हैं। और आर्टिकल नंबर 64 ये कहता है कि जो आपका सभापति होगा, राज्यसभा की बैठकें चलाने वाला इंसान, वो वाइस प्रेसिडेंट ही होगा। वो कौन होगा, वो वाइस प्रेसिडेंट ही होगा, उपराष्ट्रपति ही होगा। वो कौन होगा, उप
राष्ट्रपति ही होगा। ठीक है, ये कौन कहता है? ये कहता है आर्टिकल नंबर 64। ठीक है, चलो तो हाँ, अब देखो, अच्छा एक चीज, हाँ चलो, अच्छा वो अभी आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट, और नेक्स्ट देखिए क्या इसका मतलब, आर्टिकल नंबर 64 आपको समझ में आ गया। ठीक, अब जरा आर्टिकल नंबर 65 पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 65, आर्टिकल नंबर 65, ये आर्टिकल नंबर 65 क्या है? आर्टिकल नंबर 65 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने की दशा में, ठीक है, देखो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, राष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने की, पद रिक्त होने की दशा में, पद रिक्त होने की दशा में अगर जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो या पद रिक्त हो जाए तो फिर क्या होगा? इस दशा में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, इस दशा में उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक, कार्य करेगा, सिंपल सी बात यह है। और सिंपल सी अगर जो बात यह है तो इसी बात को अगर जो इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि वीपी एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट। ठीक, वीपी लिख दूं, लेकिन अब कुछ लोग लिखने लगेंगे कि सर शॉर्ट में लिख दिया, कि वाइस प्रेसिडेंट, ठीक, वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग एज अ, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग एज अ, कैसे एक्टिंग? वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग अ वैकेंसी और अब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग अ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग अ वैकेंसी और absence of the vice president acting as a president during a vacancy or absence of president। क्लियर है? अब पहले बताओ इस लाइन को पढ़ के जो है कौन कौन समझ गया? कौन कौन इस लाइन को पढ़ के समझ गया? जल्दी से एक बार आंसर करो। ठीक है, अब सेंस कर लो इसको, SCENCE। ठीक है, अब जरा देखो, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने की दशा में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग अ वैकेंसी और अब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। अब इसको थोड़ा सा आप समझ लो कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। अच्छा, इतने लोग समझ गए, ठीक है, ठीक। यहां पर एक आपको मैं पॉइंट बताता हूं, बड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। हमको पता है कि हमारा जो राष्ट्रपति है, अपने देश के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, तो अपने सारे काम देश के राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, वो देश के हेड होते हैं। इस वजह से प्रधानमंत्री सलाह देता है, लेकिन सारे काम किए किसके नाम से जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से जाते हैं। इस वजह से राष्ट्रपति का पद अगर जो खाली हो गया तो काम फिर कैसे होंगे? काम तो रुक जाएंगे। तो इस वजह से अगर जो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है, उपराष्ट्रपति जो है, वो राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। ठीक है, एक यहां पर मैं पेंच बताता हूं आपको। पेंच क्या बताता हूं, ध्यान से सुनो जो बताने जा रहा हूं। जैसे कि मैं कहूं कि एक दिन
आपने अपने पापा का काम किया, बाई चांस आपके पापा जॉब करते हैं और एक दिन जो है आपने अपने पापा का काम किया, ठीक है, ठीक बात है। लेकिन जैसे कि एक दिन अपने पापा का काम किया, और दूसरी बात है कि जहां पर आपके पापा काम करते हैं, जहां पर आपके पापा काम करते हैं, उन लोगों ने ऑफिशियली ऑफिशियली डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करवा के आपको अपने पापा की जगह पर जो है 1 महीने के लिए बाई चांस रख लिया, ठीक। तो इन दोनों बातों में अंतर है। इन दोनों बातों में अंतर का मतलब, आपने पापा का काम किया और आपने जो 1 महीने ऑफिशियली आपको रख लिया गया, आपने जो है अपने पापा के रूप में काम किया। इन दोनों बातों में अंतर है। अंतर है कि नहीं? इंस्टाग्राम आईडी दे दीजिए सर। अभी यकीन मानिए कि अभी मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। सच मानो कि मैं इंस्टाग्राम देखूं या कोई चीज़, मतलब मैं क्या ही बताऊं अब। तो हो सकता है कि आज मतलब ऐसा हो रहा है कि एक वीक से ये समझ लीजिए कि ये हो रहा है कि मैं सिर्फ 4-4 घंटे, 4 घंटे भी नहीं, कल मैं साढ़े 3 घंटे सो के आया था। हेलो हेलो हेलो, हाँ आ तो रही है आवाज़? तो अभी तो है ना, इंस्टाग्राम वगैरह देखने का मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो जब कभी होगा तो बताऊंगा ज़रूर। और अभी मेरी कोशिश सिर्फ इतनी रहती है कि आपको मतलब कुछ ऐसा दे दूं। पहली बात तो आपको ऐसा क्या ही मैं दे दूंगा, इतना ज़रूर दे दूंगा कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ वो मैं आपको इस तरीके से सिखा दूं कि आपका ये वाला एग्ज़ाम निकल जाए। और दूसरी बात है कि जो भी और एग्ज़ाम आपने प्रिपरेशन कर रहे हों या फॉर्म वगैरह डाले हों, तो वो वाले एग्ज़ाम में अगर जो पॉलिटी में आपको पढ़ा रहा हूँ तो पॉलिटी में आपको दिक्कत ना आए। और दूसरी बात एक ये भी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको पॉलिटी तो पढ़ाऊँ ही पढ़ाऊँ, लेकिन मैं कुछ ऐसा अगर जो बोलूँ या ऐसी आपको सीख दूँ कि कम से कम एक आप अच्छे इंसान भी बन जाएं। देखो, जॉब मिल जाए बढ़िया बात है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि आपको जॉब मिल जाए और उसके साथ साथ में एक अच्छे इंसान के रूप में आप रहें, वो भी ज़्यादा मायने रखता है। तो अगर जो ये दोनों काम मेरे हो गए तो मैं मानूंगा कि मैं सक्सेस हो गया। मतलब आपको मैंने जॉब दिला दी जिसके लिए आप हैं यहाँ पर, क्योंकि वो आपकी ज़रूरत है। और इसके साथ साथ में अगर जो आपको अच्छे इंसान बनाने के लिए भी थोड़ा सा काम मेरे से हो गया, तो जो है मतलब मैं खुश हो जाऊंगा और मैं समझूंगा कि हाँ, मतलब कुछ ना कुछ मैं कर रहा हूँ और सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ, है ना। तो मेरी लाइफ का क्योंकि एम ही यही है, और इसी वजह से पढ़ाई वाले सेक्टर में ही मैं आया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए इसीलिए आया हूँ। देखो, मेरा मकसद नाम कमाना बिल्कुल कतई नहीं है, और ना तो पैसा कमाना कतई नहीं है, ठीक। आप अगर जो फ्यूचर में भी कभी मेरे बारे में सुनेंगे, जैसे हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम पर फेस कर रहे हैं, तो फ्यूचर में भी अगर जो कभी सुनेंगे तो ये लाइनें मेरी याद रखना कि नाम कमाना भी मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद पैसे कमाना भी नहीं है। ऐसा होता है कि कुछ लोग खाली बोल देते हैं कि ऐसा नहीं है ना, लेकिन मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ ये चीज़, है ना, ये मेरे अंदर से है। तो इसी वजह से मैं इसीलिए जैसे कि आपकी जो प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, जैसे उसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि सर ऐसे करा दो, वैसे करा दो, जैसे बहुत सारे सजेशन देते हैं। तो मैं उनको इसीलिए उनको भी मैंने एक दिन बताया कि देखिए कि मैं क्योंकि यही थिंकिंग ही रखता हूँ, यही सोच ही रखता हूँ, क्योंकि मैं आया ही इसलिए हूँ क्योंकि कम से कम कुछ हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग, कुछ लोग ऐसे परिवारों से होंगे जहाँ पर गरीबी थोड़ी ज़्यादा होगी, या मम्मी पापा को बहुत उम्मीदें होंगी, मतलब बहुत सारी कंडीशन हो सकती है ना। पापा जो हैं वो सिस्टर की शादी करने के लिए जो है परेशान हैं, उतने पैसे नहीं हैं, एक तरफ आपकी पढ़ाई भी है। तो मैं सारी उन सिचुएशंस को समझता हूँ, और इसी वजह से मैं यहाँ पर आया। और यकीन मानिए, पहले मेरी थिंकिंग ये थी कि मैं यूपीएससी आईएएस वालों को पढ़ाऊँ। पहले मेरी थिंकिंग ये हुआ करती थी कि सिर्फ यूपीएससी आईएएस वालों को पढ़ाऊँ, क्योंकि बड़े बैच हैं और सब कुछ है ऐसा। पहले ये थिंकिंग मेरी हुआ करती थी। लेकिन जब से मैंने, सच बताऊं, जब से मैंने होमगार्ड का बैच पढ़ाया और उन बच्चों से मिला और मैंने देखा, उस दिन से मेरी थिंकिंग चेंज हो गई। थिंकिंग ये चेंज हो गई, अब मुझे ये लगता ही नहीं है कि मैं यूपीएससी आईएएस को पढ़ाऊं, क्योंकि अब मुझे ये लगता है कि यूपीएससी आईएएस वालों को अगर जो मैं पढ़ा रहा हूं तो उसमें कुछ यूनिक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड ऑलरेडी स्ट्रांग है। अगर जो उनको मैं थोड़ा पहुंचा भी दूंगा, अगर जो मैं ना भी पहुंचाऊं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप फिट हो जाएंगे। तो मुझे लगा कि मेरी ज़रूरत जो है वहाँ पर नहीं है इतनी, और इन एग्ज़ाम्स में ज़्यादा है,
क्योंकि जब मैंने देखा, जब समझा, और यकीन मानो अब मेरी थिंकिंग एकदम चेंज हो गई। जैसे होमगार्ड वालों को पढ़ाया, यूपी होमगार्ड, उसके बाद आपको जब मैं पढ़ा रहा हूं, तो अब मुझे अगर जो कोई कह दे कि सर यूपीएससी आईएएस का बैच पढ़ाओगे कि एसएससी जीडी पढ़ाओगे या होमगार्ड पढ़ाओगे, मैं एसएससी जीडी और होमगार्ड चुन लूंगा, यूपीएससी आईएएस छोड़ दूंगा। पहले थिंकिंग अलग थी, तो थोड़ा सा चेंज हो गया थिंकिंग में, है ना। और इसी वजह से मैं कहता हूं मैं आपको हमेशा जो दूंगा वो बेस्ट देके जाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद रिक्त, हाँ मैं आपको एक बात समझा रहा था, देखो जरा ध्यान से सुनो। राष्ट्रपति, देखो जरा, राष्ट्रपति अगर जो बीमार हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, राष्ट्रपति अगर जो बीमार हैं या राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं, ठीक, और तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के काम कर रहा है, तो सिर्फ यही बोला जाएगा कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम कर रहा है। लेकिन अगर जो राष्ट्रपति की पोस्ट खाली हो जाए, हट जाए, डेथ हो जाए उनकी, तब जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करता है तो हम उसको बोलते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। ये जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है ना, ये सिर्फ तब वर्ड यूज किया जाता है जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, उनकी डेथ हो जाए राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति इस्तीफा दे दें, इन अगर जो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है और तब उपराष्ट्रपति जब काम करते हैं, तब हम बोलते हैं उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति। और यदि राष्ट्रपति मौजूद हैं, खाली बीमार हैं, अनुपस्थित हैं, इस वजह से अगर जो उपराष्ट्रपति उनके काम कर रहा है, तो उस वक्त ये नहीं बोला जाता कि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, तब खाली यही बोला जाता है कि बस ये राष्ट्रपति के काम कर रहे हैं। इन दोनों बातों में अंतर है, बहुत माइन्यूट अंतर है, और ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। ये ना भी बताता तो मेरा काम चल जाता, लेकिन मैंने क्योंकि यहां पर लिख दिया राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने की दशा में, तो यहां पर तो ओवरऑल मैंने दोनों को मिला के लिख दिया है। लेकिन अगर जो ये बात तुम्हारे पल्ले पड़ गई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पद रिक्त होने की दशा में उपराष्ट्रपति क्या करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, ठीक है, टेम्परेरी राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद यहां पर जो है हम लोग इलेक्शन की बात करते हैं। तो इलेक्शन की बात करेंगे तो वो नए पेज पे हम करते हैं, क्योंकि चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लूं, चलो नए ही पेज पे लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर देखो इलेक्शन, इलेक्शन या निर्वाचन, इलेक्शन या निर्वाचन, ठीक है। अब ये जो इलेक्शन या निर्वाचन है, एक बार जल्दी से देखिए इसके बारे में। ठीक है, अब देखो इलेक्शन या जो निर्वाचन है, पहली बात तो ये है कि ये किस आर्टिकल में दिया है। तो इलेक्शन या निर्वाचन जो है ये आर्टिकल नंबर 66 में दिया है। ये किस आर्टिकल में दिया है, ये आर्टिकल नंबर 66 में दिया है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 66। आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 66 में दिया है। किस आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल नंबर 66 में दिया है। अब जरा देखो, निर्वाचन अगर जो इनका होगा तो सबसे पहली बात यह है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ठीक। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब क्या होता है, सीधे जनता के द्वारा ये नहीं चुने जाएंगे, सीधे जनता के द्वारा नहीं चुने जाएंगे, इस वजह से इस इलेक्शन को बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। दूसरी बात देखिए क्या है इसमें, दूसरी बात इसमें यह है कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है निर्वाचक मंडल, तो निर्वाचक मंडल के पहले ही हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, मैथड ऑफ इलेक्शन, मैथड ऑफ इलेक्शन, मैथड ऑफ इलेक्शन। और मैथड ऑफ जो इलेक्शन है, निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन
की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है? तो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं, जो राष्ट्रपति वाला आपने पढ़ा था, प्रेसिडेंट वाला इलेक्शन पढ़ा था, ठीक है, तो प्रेसिडेंट वाला जो आपने इलेक्शन पढ़ा था, बिल्कुल वही मेथड आपको यहां पर लिखना है। क्या? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत, ठीक है, एकल संक्रमणीय मत, और इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये चुनाव का मेथड है, ये चुनाव का मेथड है। अब ये वाला मेथड आप कहेंगे कि आप समझाइए, ठीक, तो आप समझाइए। तो मैं आपसे कहता हूं कि राष्ट्रपति वाले में मैंने आपको समझाया था कि इलेक्शन का मेथड का मतलब क्या होता है। प्रेसिडेंट वाला जो चैप्टर है वो आप एक बार देखना, तो वहां पर मैंने इलेक्शन प्रॉपर करके आपको समझाया है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो आप कहेंगे कि उपराष्ट्रपति समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुना जाता है। ये वही इलेक्शन का मेथड है जैसे राष्ट्रपति चुना जाता है, हूबहू, ठीक है, तो वो ये आप ध्यान रखना। और दूसरी बात क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज, और इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। तो निर्वाचक मंडल, और निर्वाचक मंडल का मतलब होता है इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या है? उपराष्ट्रपति को वोट कौन कौन देगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को वोट, उपराष्ट्रपति को वोट देने वालों का समूह, वोट देने वालों का जो ग्रुप होता है, जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो निर्वाचक मंडल का मतलब उपराष्ट्रपति को वोट देने वालों का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? निर्वाचक मंडल। तो इसमें हम क्या कहेंगे? कौन लोग वोट देते हैं बताओ भाई? तो आप कहेंगे निर्वाचक मंडल में क्या है कि सभी संसद के सदस्य, और सभी संसद के सदस्य, सभी संसद के सदस्य, इसका मतलब ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद के सभी सदस्य जो है इनको वोट डालते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, संसद के सभी सदस्य वोट डालते हैं। अब थोड़ा सा ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं एक बार जरा इसको समझो। पहली बात कि जनता वोट नहीं देगी। अगर जो आप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो जनता वोट नहीं देगी, ठीक है। तो जनता अगर जो वोट देती तो बोलते डायरेक्ट इलेक्शन, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि सीधे जनता के द्वारा नहीं चुना जाएगा। इसके इलेक्शन का मेथड जो है वो वही मेथड है जिससे राष्ट्रपति चुना जाता है, सिंपल सी बात यह है। और वही मेथड का नाम लिखा है समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा ये चुने जाते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है? इनको वोट कौन कौन करेगा? तो वोट कौन करेगा? संसद के सभी सदस्य। और संसद के सभी सदस्य का मतलब क्या हो गया? संसद के सभी सदस्य का मतलब मैं यहां पर लिख रहा हूं फिगर बना के। अगर जो हमको पता है कि ये आपकी संसद है, ये आपकी पार्लियामेंट है, ठीक, सॉरी थोड़ा सा गोल बना दूं, तो ये अगर जो आपकी संसद है, ठीक, और ये अगर जो आपकी संसद है, पुरानी वाली संसद का मैंने फोटो बनाया, और इसमें दो हाउस हैं। आपको पता है ये लोकसभा है
और ये कौन सी है, राज्यसभा है। तो अब मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, आप इतने समझदार हो हमारे साथ में कि एलएस का मतलब लोकसभा और आरएस का मतलब राज्यसभा। लोकसभा में कितने सांसद बैठते हैं, आप कहेंगे लोकसभा में 543 जो है एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, और राज्यसभा में 245 सांसद या एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं। तो इसका मतलब यहां पर देखो क्या लिखा है, यहां पर लिखा है कि सभी संसद के सदस्य वोट डालेंगे, और इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि सारे के सारे 543 ये लोग वोट डालेंगे, और सारे के सारे 245 ये लोग वोट डालेंगे उपराष्ट्रपति के लिए। क्लियर? आप में से कोई ये बता सकता है अगर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता तो इनमें से कौन वोट डालता और कौन नहीं, कोई बता सकता है? क्या वाइस प्रेसिडेंट को भी महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं, लेकिन उसको महाभियोग नहीं बोला जाता। ठीक है, हाँ एक बार लव यू सर, बहुत शानदार पढ़ाते हो, थैंक यू सर जी। मेरा कमेंट आ रहा है क्या? एकता आपका कमेंट आ रहा है? ठीक है, जल्दी से इसका बताओ। 543 245 अगर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता, यस वेरी गुड अभिषेक सैनी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस। इसका मतलब क्या है, आप लोग समझदार हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सिर्फ चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं, और चुने हुए सदस्य को जो डालेंगे तो 543 ये हैं, और 245 में से सिर्फ 233 लोग ही चुने जाते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता तो राज्यसभा के सारे 245 लोग वोट नहीं करते, 245 में से सिर्फ 233 ही वोट करते, 12 लोग नहीं करते। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव है, और इस वजह से यहां पर सारे के सारे 543 लोग करेंगे, और सारे के सारे 245 लोग करेंगे। मतलब चाहे इलेक्टेड हों और चाहे नॉमिनेटेड हों, सारे लोग जो है उपराष्ट्रपति को वोट करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इनकी क्वालिफिकेशन पे, योग्यता। तो जो उपराष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं वो भी आर्टिकल नंबर 66 में ही है, आर्टिकल नंबर 66 में ही है। आर्टिकल नंबर किस में है? 66 जो है, इसके कई सारे क्लॉज हैं, कई सारे खंड हैं। तो आर्टिकल नंबर 66 में ही क्या है, क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी या योग्यता। तो क्वालिफिकेशन, ठीक, या इसको हम बोलेंगे योग्यता। ठीक है, योग्यताएं। और योग्यताएं किसकी? तो योग्यताएं आप कहेंगे वाइस प्रेसिडेंट की। किसकी? वाइस, मतलब आपको अगर जो वाइस प्रेसिडेंट बनना हो तो फिर क्या करोगे आप, आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए। अगर जो आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए, तब आप बन पाओगे। सिंपल सी बात इसका ये है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर देखिए है क्या, अब यहां पर देखिए आर्टिकल नंबर 66 में क्या है कि भारत का नागरिक हो, पहली बात, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, इंडियन सिटीजन, वह क्या हो, इंडियन सिटीजन। ये सब में कॉमन है, ये सब में चलेगी, इंडियन सिटीजन हो। दूसरी बात देखिए क्या है, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम जो एज है, मिनिमम जो एज है, न्यूनतम आयु, आप कहेंगे जो न्यूनतम आयु है चुनाव लड़ने के लिए, न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए। तो आप कहेंगे न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए 35 साल, तभी आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाओगे, वरना आप नहीं लड़ पाओगे। उसके बाद देखिए क्या है, वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की सारी योग्यताएं रखता हो। सिंपल सी बात है, वह राज्यसभा, वह राज्यसभा सदस्य
चुने जाने की सारी योग्यताएं रखता हो। ठीक है, तो इसको जो है वह राज्यसभा का सदस्य चुने। अभी अभी मैं आपके क्या करूंगा, जब 5 मिनट बचेगा सबके डाउट लूंगा। ठीक है, 5 मिनट जब बचेगा तो सबके डाउट लूंगा, टेंशन मत लो आप। ठीक है, तो वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की सारी योग्यताएं रखता हो। ही शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो ही शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड as a member of राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। अभी इसको मैं समझाऊंगा, पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। दूसरी बात देखो, यहीं पर दिया गया है, क्या दिया गया है, यहीं पर जो है स्टार करके मैं अब लिखता हूं, थोड़ा सा इसको छोटा करूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गई क्वालिफिकेशन और 2-3 चीजें और, तो वो लिख के और उसके बाद में आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है, वह ना तो संसद के किसी सदन का सदस्य हो, वह ना तो संसद के किसी सदन का सदस्य हो और ना ही राज्य विधानमंडल के किसी सदन का, और ना ही राज्य विधानमंडल के किसी सदन का। ठीक है, अब इसको देखो इंग्लिश में क्या करना, इंग्लिश में लिख दूं, चलो इंग्लिश में लिख देता हूं वरना कुछ लोग कहेंगे। he should not be a he should not be a member of either house of parliament, either house of parliament or state legislature, ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको अब ये वाली जो चीजें हैं, ठीक, अब ये वाली जो चीजें हैं यहां पर थोड़ा सा आप इसमें नजर बनाइए, और अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूं। सर क्या सभा को सदन कहते हैं? ठीक, सबके मैं डाउट लूंगा, बस 5 मिनट जब बचेगा सबके डाउट लूंगा, पहले एक बार समझा दूं, वरना देखो अगर जो अभी कमेंट लेने लगूंगा तो फिर आपका आपका जवाब जरूरी है, लेकिन अभी जब 5 मिनट बचते हैं तब मैं सबका जो है कमेंट लेकर और आपका जो है जो भी आंसर होगा उसका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर देता हूं। ठीक है, अभी जरा इधर देखो, आप ये देखो कि ये जितनी लाइनें दी हैं, इन लाइनों में राष्ट्रपति वाले जो आपने क्वालिफिकेशन लिखी थी वो सभी चीजें यहां पर हैं, एक चीज को छोड़कर। राष्ट्रपति वाले में सिर्फ आपने लिखा होगा इस वाली लाइन की जगह पर कि राष्ट्रपति वाले में लिखा होगा कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की सारी योग्यताएं रखता हो, है ना। यहां पर आपने क्या लिख दिया, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की सारी योग्यताएं रखता हो। इसका मतलब यदि आपको जैसे अभी आप स्टूडेंट कह रहा था एक कि सर मुझे राष्ट्रपति बनना है, तो यदि आप सोच लो कि उपराष्ट्रपति बनना है तो चुनाव लड़ने के लिए कितनी चीजें जरूरी हैं। पहली बात तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, न्यूनतम आयु 35 साल की होनी चाहिए आपकी, न्यूनतम आयु कितनी 35 साल की होनी चाहिए। और ये जो लाइन लिखी है ना, ये लाइन लिख के उसने सब कुछ कह दिया।
राज्यसभा का एमपी बनने की, सांसद बनने की जितनी योग्यताएं हों वो भी आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक, तो ये हो गया। और साथ साथ में उसने देखो क्या कहा, साथ साथ में उसने ये कहा, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन का मतलब देखिए क्या है कि ये रही आपकी संसद, ये आपकी है संसद। ठीक, संसद है। तो संसद में हमको पता है दो हाउस होते हैं। दो हाउस कौन कौन से? एक तो है लोकसभा और एक है राज्यसभा। ये देश का कानून बनाने वाली बॉडी है। ठीक है। दूसरी जो है राज्यों का कानून बनाने वाली जो बॉडी होती है उसको क्या बोलते हो? तो राज्यों का जो कानून बनाने वाली बॉडी होती है, थोड़ा सा मैं छोटा कर लूं क्योंकि एक पॉइंट मुझे और लिखना पड़ेगा यहां पर, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। एक थोड़ा सा बस और इसको छोटा करेंगे। हाँ, ठीक है। अब देखिए जरा, अब यहां पर क्या है, ये वाला जो हमने पॉइंट लिखा है इसमें देखो, देश का जो कानून बनाने वाली बॉडी है, तो देश का जो कानून बनाने वाली बॉडी है उसको आप बोलते हो संसद। क्या बोलते हो? संसद बोलते हो। ठीक है। दूसरी बात यह है, राज्यों का जो कानून बनाने वाली बॉडी होती है, राज्यों का कानून बनाने वाली जो बॉडी होती है उसको आप क्या बोलते हो? तो उसको आप बोलते हो राज्य विधान मंडल। ये जो बॉडी है इसको क्या बोलते हो? राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल। ठीक है। अब हमको पता है जो ये संसद है, संसद के दो हाउस हैं, एक को लोकसभा बोलते हो, दूसरी को राज्यसभा बोलते हो। ठीक। राज्य विधानमंडल जो है इसके भी दो हाउस हैं, एक को लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है और एक को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसका मतलब होता है विधानसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली का हिंदी में नाम क्या है? विधान सभा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिंदी में नाम क्या है? विधान परिषद। क्या नाम है? विधान परिषद। अब यहां पर देखो, यहां पर यह कहा गया है कि भाई वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की सारी योग्यताएं रखता हो, लेकिन वो लोकसभा का सदस्य ना हो। वो लोकसभा का, यहां पर देखो, वो लोकसभा का सदस्य नहीं हो, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं हो, वो विधानसभा का सदस्य नहीं हो, वो विधान परिषद का सदस्य नहीं हो। इसका मतलब यह है कि ये जो लाइन लिखी है कि वह ना तो संसद के किसी सदन का सदस्य हो और ना ही राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य हो, तो इसका मतलब यह है कि आप अगर जो लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, या विधानसभा के विधायक हैं, या विधान परिषद के विधान पार्षद हैं, ऐसा नहीं है। आप हैं अगर जो सांसद विधायक वगैरह, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो बिना रिजाइन दिए। लेकिन जिस दिन आप उपराष्ट्रपति बन जाओगे उस दिन आपको इन हाउसेज में अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, इन सदनों में अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। आप साथ साथ उपराष्ट्रपति और सांसद नहीं हो सकते। आप साथ साथ उपराष्ट्रपति और विधायक और विधान पार्षद नहीं हो सकते। ठीक है, क्लियर? तो ये लाइन आप याद रखना। और लास्ट देखो जरा, इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की सारी योग्यताएं हों, लेकिन राज्यसभा का सदस्य ना हो। समझ पा रहे हो? तो अगर जो आप राज्यसभा के सदस्य हो, लोकसभा के सदस्य हो, विधायक हो, विधान पार्षद हो, चुनाव लड़ जाओ, उपराष्ट्रपति का कोई रोकने वाला नहीं है, बिना रिजाइन किए, बिना इस्तीफा दिए चुनाव लड़ जाओ। लेकिन जिस दिन उपराष्ट्रपति बन जाओगे उस दिन अपने हाउस में आपको सीट छोड़नी पड़ेगी। कहने का मतलब उपराष्ट्रपति और साथ साथ सांसद और साथ साथ विधायक आप नहीं हो सकते। आप या तो उपराष्ट्रपति का पद रख सकते हैं या तो इन हाउसेज में किसी का आप पद रख सकते हैं, लेकिन साथ साथ नहीं रख सकते। और उसके बाद देखो यहां पर एक बात और दी गई है। और क्या दिया गया है? वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह किसी लाभ के पद पर
लाभ के पद पर ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख देते हैं कि वह किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लगा के मैंने क्रॉस कर दिया है, क्रॉस कर दिया है, इसका मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए। इसको दूसरे कलर से कर दूं, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप गवर्नमेंट जॉब ना कर रहे हो। अगर जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो माना जाएगा कि आप लाभ के पद पर हो, और आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब अगर जो लाभ के पद पर गए, गवर्नमेंट जॉब पर गए, तो उपराष्ट्रपति का पद आपसे छीन लिया जाएगा। या आप गवर्नमेंट जॉब पर हो और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हो तो पहले रिजाइन करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, देन आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो। पागल अथवा दिवालिया ना हो, देखो पागल अथवा दिवालिया ना हो वाली बात ये संविधान में नहीं है। पागल या दिवालिया ना होने वाली बात संविधान में नहीं है, लेकिन यहां पर है। आपने जो ये कहा है ना कि वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की सारी योग्यताएं रखता हो, इधर इंक्लूड होगा, क्योंकि इसका मतलब आपने उपराष्ट्रपति बनने की सारी कंडीशन तो देख ली, ठीक, लेकिन आपने अभी वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की सारी योग्यताएं रखता हो। ये जब पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत कुछ और है। ठीक है, चलिए अब आप बताइए, आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। अब आप ये बताइए कि आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे या डाउट पूछ रहे थे, अब आप बताइए, मैं आपके डाउट्स का आंसर दे सकता हूं। ठीक है, बताइए किसी को अगर जो कोई डाउट है। ठीक है, तो बताइए भाई, किसी को अगर जो कोई डाउट हो। सर आप ठीक है सर, डाउट राष्ट्रपति बड़ा होता है या उपराष्ट्रपति, मैंने आज ही बता दिया कि उपराष्ट्रपति जो है वो क्या होता है, उपराष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो सेकंड हाईएस्ट है, और सबसे टॉप पर कौन है, सबसे टॉप पर होता है राष्ट्रपति, निर्विरोध। सर वॉकसीट सर, अब मैं बात यह है कि लव यू सर, लव यू टू ऑल ऑफ यू, मजा आ गया, थैंक यू। ठीक है, राज्यसभा, अब ये बात है कि मैसेज इतनी तेजी से आपके आगे जा रहे हैं, एक बार मेरे को ये मैसेज वो कर दो कि मैं पढ़ लूँ। यूपीएससी में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, तो यूपीएससी वाले सब्जेक्ट अभी जान के क्या करोगे। सर मेरा नाम ले लीजिए प्लीज़, अंकुल यादव जी। सर मुझे रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, नोट्स निकालना पड़ता है इतने बड़े। अच्छा ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, थोड़ा सा स्लो कर दो इसको। ठीक है सर मेरे, ठीक है, सच में एक बार पढ़ लूँगा, ऐसा कर दो। अच्छा ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट के लिए है ना। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए है, तो सिलेबस देखिए क्या है कि मैंने आपको बताया ना कि आप मेरे पर जिम्मेदारी अगर जो दी गई है, बिल्कुल निश्चिंत रहो, और मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, और यकीन बताता हूं कि जो भी मैं आपको जैसे कि मैंने पढ़ा दिया है ना, और ये आप कभी मरते दम तक भूलेंगे ही नहीं। डाउट क्लियर हो जाए सर, आपसे पढ़ते पढ़ते सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, वर्कशीट, यूपी पुलिस, लव यू सर, लव यू गुरुजी। ठीक है, तो चलिए, तो आज के लिए फिर इतना रखेंगे। और देखो ये लोग आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचना कि क्लास जो है स्लो है, फास्ट है, मेरे पर जिम्मेदारी दी गई है, छोड़ दो आप। ठीक है, पॉलिटी की अगर जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है तो आप बस पॉलिटी मेरे पर छोड़ दो, ठीक, और मैं आपको ऐसी करा के जाऊंगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। मज़ा इन द सेंस ऑफ रटना आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगा, और एग्ज़ाम से पहले बेस्ट तरीके से मैं आपको पॉलिटी कंप्लीट कराऊंगा। और
जब भी टाइम हुआ करेगा क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, नो डाउट। और एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा कि प्रैक्टिस सेट्स जो है, जो आपका सेशन चल रहा है, प्लीज़ वो ज़रूर देख लेना। मैं ये रोज़ आपसे बोलना नहीं चाहता, क्योंकि आपको ये लगने लगे कि सर जो है सर करा रहे हैं, इस वजह से बोल रहे हैं। इस वजह से मैं नहीं बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि जीके जीएस जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, और मैंने जो आपके प्रैक्टिस सेट्स बनाए हैं वो वास्तव में बहुत शानदार बनाए हैं। मतलब ये समझ लो कि मैंने आपके जितने भी एसएससी जीडी के पेपर थे सबका एनालिसिस किया। यूपी के जितने भी एग्जाम हैं, अदर स्टेट के जितने भी एग्जाम हैं इस तरीके के, उनका सबका एनालिसिस किया। एसएससी सीजीएल सीएचएसएस सब पूरा एनालिसिस करके, वो बॉडी कैसे पूछती है एसएससी, सब कुछ करके देन जो है मैंने आपके प्रैक्टिस सेट्स वो तैयार किए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वहां पर आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो एक बार जाके वो प्रैक्टिस सेट्स करना जाके, है ना। और लाइक कमेंट वो मैं आपसे नहीं कहता, मर्जी आए करना, मर्जी आए ना करना, लेकिन देख लेना, क्योंकि वो आपको फायदा करेंगे। ये इतना मैं कंफर्म 100% कंफर्म हूँ। ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब क्या है, पर मॉक टेस्ट में नहीं आती सर, समझ में तो आती हैं पर मॉक ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर जो मैं पॉलिटी अगर जो आपको पढ़ा रहा हूँ या प्रैक्टिस सेट की बात करें वो करवा रहा हूँ, तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर जो मैं यहाँ पर पॉलिटी आपको पढ़ा दूँ वो टॉपिक, और वो टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपसे रुक जाए। मतलब इतना श्योर हूँ, एश्योर होके मैं आपसे कहता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी तक मेरा रिकॉर्ड यही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी एग्ज़ाम आपके होंगे वो अच्छे जाएंगे, है ना। पॉलिटी की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलिए।